गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम जीओसी का पार्ट सेकेंड कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट फर्स्ट देखा था। अब इस वीडियो में अपन तीनों टाइप्स की जो रिएक्शन होती हैं उसको कवर करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं फिर से बोलूँगी कि ये मैं डिटेल लेक्चर नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ आपको सीक्वेंस और एक तरीका बता रही हूँ कि आप इस तरीके से चलो। तो अब देखते हैं, मैं आप कुछ पॉइंट्स बोलूँगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे देखो अगर आप घर से पढ़ रहे हो, ठीक है ना, लेक्चर कर रहे हो, कोई भी बैच में परचेस किए हो, तो अच्छा उसमें प्लस पॉइंट ये होता है ना कि आप वो चीज़ें ना बैक टू बैक पीछे जाके भी देख सकते हो। तो उसके साथ अगर जिसकी हैबिट अच्छी है, 1.75 1.5 की स्पीड में अगर आप लेक्चर करते हो, तो वो जो स्टिकी नोट्स होते हैं ना, जैसे कोई भी आपका रिएजेंट बना, इंटरमीडिएट बना, कार्बोकेटन इंटरमीडिएट, कार्बेनान इंटरमीडिएट बना, ठीक है ना, प्रोडक्ट लास्ट में क्या बना, एट लास्ट किससे क्या बनना था, तो ये चीज़ें ना आप अलग से स्टिकी नोट्स वहीं पे यूज़ करते चलो। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब हैबिट बढ़ जाती है ना तो वो अच्छा रहता है। और शॉर्ट नोट्स तो बनाना ही है, वो तो मस्ट है ऑर्गेनिक के लिए, उसको जितने टाइम रिवीजन करो। और अगर आप कॉपी में भी इसी तरह सिस्टमेटिक ढंग से करोगे ना तो आपके लिए और भी ईजी होगा। सेकेंड में अपन देखते हैं कि तीनों टाइप की रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन। अच्छा देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी आपके चैप्टर्स हैं ना, इन सबका यूज ये सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, यही तीनों टाइप की रिएक्शंस है। अगर इनमें आपकी अच्छी कमांड बन जाएगी ना तो आपको इन चैप्टर्स की मैकेनिज्म वगैरह समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमको पता है कि इसके अंदर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये टाइप की रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। हमको पता है ये एल्केन्स में होता है, ठीक है ना। तो इसमें अपन 3 स्टेप होती है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन और चेन टर्मिनेशन। अच्छा, एक चीज़ मैं और ऐड करूँगी, ये जितनी भी चीज़ें अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता रही हूँ, ठीक है ना, मैं अब इनका डिटेल्स नहीं बता रही हूँ। ये चीज़ आप अच्छे से पढ़ना, आप अलग सर का आप लेक्चर फॉलो करो, वो बहुत बढ़िया अच्छे से कंप्लीट कराएं, एक सीरीज़ में, एक सीक्वेंस में कंप्लीट कराए हैं वो। हाइड्रोकार्बन जो आपका चैप्टर है ना, उसमें आप 3 चीज़ें देखते हो कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये आपके एल्केन्स हो गए। और आपको पता है कि इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, क्लोरीनेशन, फ्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन की शॉर्ट नोट्स दिखाती हूँ मैं, ये चीज़ें एक जगह पे कैसे कलेक्ट कर रही थी। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आयोडीनेशन में 2 प्रॉब्लम होती है, पूरी एक तो पूरी रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और दूसरी बात ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, HI, और तो रिएक्शन रिवर्सबल हो जाती है। इसी टाइप का मतलब ये चैप्टर तो ऐसा है ना। अच्छा, टॉपिक कंप्लीट करते हो ना तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आता है कि इनका ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी ऑर्डर और सेलेक्टिविटी ऑर्डर क्या कैसा रहता है। इसमें ना क्लोरीन में ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ना क्लोरीन आपका सेलेक्टिव भी होता है, रिएक्टिव भी होता है, तो इसके लिए रूल्स होते हैं। तो इसको आप जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने ये दोनों पॉइंट अलग कर लिए थे, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन और सेलेक्टिविटी ऑफ हेलोजन, ठीक है ना। लेकिन ये याद रखना, कहाँ प्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की भी बात चल रही है, और इसी चीज़ को फिर आप एनसीईआरटी से रीड करना, ये सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन, हेलोजनेशन, फिर इसकी पूरी मैकेनिज्म। ये मेरी न्यू एनसीईआरटी थी तो मैंने खाली एक ही रीडिंग की थी इसमें, लेकिन बता रही हूँ कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो अपने शॉर्ट नोट से, उसके बाद आपको एनसीईआरटी से एक एक लाइन कवर करनी है। एनसीईआरटी से बाहर आपको जाना ही नहीं है ऑर्गेनिक में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये पता होना चाहिए। आपके जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स, उसमें अपन को यही रिएक्शंस देखने को मिलेगी। चाहे आप 12th क्लास की एनसीईआरटी पकड़ो, ठीक है ना, 11th की, तो जहाँ पे भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड होंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कॉमनली देखने को मिलेगा। इसमें 3 स्टेप होती हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। इसी में आप देखते हो ये चीज़ ना सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आता है, हेलोजनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, ठीक है ना। ये सारे जो आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए बेंजीन हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और उसके ऊपर ये जितनी भी चीज़ें अटैक करने वाली है ना, ये सब क्या होंगी, इलेक्ट्रोफाइल होंगी। इलेक्ट्रोफाइल होगा तब तो वह इसमें न्यूक्लियोफाइल में अटैक करेगा ना। उसके बाद अपन ये चीज़ कवर करते हैं कि ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो आप देखते हो ना, इसके लिए अपन किसको, लुइस एसिड की अपन को जरूरत पड़ती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ लर्न होना चाहिए, AlCl3, FeCl3, ZnCl3, BF3 की कहाँ पे यूज़ होता है। अगर आगे बढ़ते हैं ना तो ये मैकेनिज्म वाला पार्ट आता है। मान लो हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि AlCl3 की वजह से, ठीक है ना, क्या जनरेट हुआ, और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा या कुछ और बनता है इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट निकल के आता, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो देखो आप एक चीज़ देख रहे हो, मैं ना सब रिएक्शंस को फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख रही थी, इससे ना मुझे रिकॉल करने में बहुत ईजी जाता था। चीज़ इंपॉर्टेंट निकल के आती है, आप देखोगे कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन रिंग, मतलब अगर बेंजीन के रिंग के ऊपर कोई भी ग्रुप लगा है, ठीक है ना, तो जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो, मेटा, पैरा, कहाँ पे, तो इसके हिसाब से 2
ग्रुप बांट दिए जाते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है ना। तो मैंने इसको सेपरेटली अलग से लिखा था। देखो ये चीज़ मैं बोलूँ ना कि शॉर्ट नोट्स आप ऐसी बनाओ ना कि जो आप जल्दी से रिकॉल तो कर ही पाओ। ग्रुप के अंदर अपन देखते हैं स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक, और इसी तरह अपन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर भी देखते हैं स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक, ठीक है ना। तो मतलब कुल मिला के बात यही है कि बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सी मतलब अपन ग्रुप ऐड रहे तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ पे करेगा। लेक्चर कंप्लीट हुआ ना। फिर ये पूरा मैकेनिज्म जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एनसीईआरटी में दिया ना स्टेप बाय स्टेप, इसको ध्यान से पूरा रीडिंग करो। है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपके एल्किल हैलाइड यानी कि हेलोजन वाला जब चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है ना। और एसिड और उसके डेरिवेटिव्स में देखने को मिलेगा। आपको पता है इसमें SN1 SN2 दो टाइप्स की रिएक्शन होती है, और इनका पूरा डिटेल लेक्चर आप करना ना, मैं बता रही हूँ अलग पांडे सर से, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करो, बहुत डिटेल से उन्होंने ये पूरे मतलब ये सीरीज़ ही कंप्लीट करवाई है। फिर से अपनी शॉर्ट नोट्स दिखा रही हूँ कि SN1 और E1 इसको मैंने कैसे डिफ्रेंशिएट करके रखा था। देखो पढ़ तो आप पूरा लेक्चर लेते हो, मैकेनिज्म कंप्लीट कर लेते हो, बट कौन से पॉइंट आपको अलग करने हैं जो कि कन्फ्यूज़न करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये लो टेम्परेचर में हो रहा है, हाई टेम्परेचर में हो रहा है, किस में क्या बेस यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। था आपका एडिशन रिएक्शन, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जितने भी अपन के अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जैसे कि एल्कीन, एल्काइन, ठीक है ना, डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले, तो यहाँ पे आपको एडिशन रिएक्शंस देखने को मिलेगी। जैसे कि इसमें भी 3 पार्ट निकल के आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ना, इसमें अपन पढ़ते हैं मार्कोनिकॉफ रूल, है ना। तो इसका जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इसमें बनता है, तो देखो मैकेनिज्म यहाँ पे पता है गड़बड़ क्या होती है कि जैसे ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है ना, तो कई बार जो प्रोडक्ट बनता है ना वो दोनों से मैकेनिज्म और इससे दोनों से सेम आता है, लेकिन आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखना आपको ना जो यहाँ पे आप देखते हो, एक हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन, ठीक है ना। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये आप जानते हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि यानी कि जैसे अगर अपन HX टाइप की बॉन्ड की बात करते हैं तो H+ उस पार्ट पर अटैक करेगा जहाँ पे डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन में मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो ये मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ आप इससे मतलब NCERT से अच्छे से पढ़ना। इधर मैं ना सिर्फ ओवरऑल पॉइंट आउट करके बाहर निकाल रही हूँ कैसे अपन प्रोसीड करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। ये पता होना चाहिए ना, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है और इसका रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रीअरेंजमेंट जो अपन करते हैं ना मैकेनिज्म के टाइम पे, और स्टाइकोमेट्री अपन पढ़ते हैं ना, सीन और एंटी एडिशन, ये आपको ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले में देखने को मिलेगा। तो इनकी नाम मैकेनिज्म बहुत डिटेल से है। आपका मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ हर टाइम पे काम नहीं करेगा, आपको ये पता होना चाहिए HBr और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है ये, ठीक है ना। तो आपको रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन का जो भी मतलब इंटरमीडिएट बन रहा है ना, तो उसका रीअरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एल्कीन्स के अंदर ना स्टाइकोमेट्री वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि सिस एडिशन हो रहा है, ट्रांस एडिशन हो रहा है, ठीक है। इसको भी आप लेक्चर करोगे फिर तुरंत आप NCERT से कंप्लीट करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार आपकी 11th, और ये आपका अल्कोहल वाला चैप्टर है 12th उसमें दिया हुआ है, तो इसको अच्छे से कंप्लीट करना। अच्छा, अब ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन शॉर्ट नोट से ही समझाऊंगी, क्योंकि ना इसको मैंने दो पार्ट में ऐसे करके डिफ्रेंशिएट करके लिखा हुआ था कि क्या कैसे होता है। आपको ना ये भी पता होना चाहिए यार प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जो भी चीज़ें आप बना रहे हो ना उसके बगल में आप ये भी लिखते चलो कि आफ्टर ऑल आप जो भी रिएक्शन कर रहे हो तो प्रोडक्ट क्या बना, बीच में इंटरमीडिएट क्या बना, ये सब चीज़ भी नोट करते चलो। अच्छा, कार्बोकैटायन, नो कार्बोकैटायन इसमें 3 डिग्री 2 डिग्री, 1 आपका हाई टेम्परेचर, E2 भी हाई टेम्परेचर में, ठीक है ना। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ये अपने आप में पूरी डिटेल मैकेनिज्म है, लेकिन मैंने इनको सिर्फ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल के बाहर लिखे हैं कि सॉल्वेंट आपका पोलर प्रोटिक होना चाहिए, सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक है। फिर E1 आपको इसको एल्कोहल में भी देखने को मिलेगा, एल्किल हाइड्राइड में देखने को मिलेगा, दोनों में देखने को मिला E1 एलिमिनेशन जो है तो आपके एल्किल हाइड्राइड एल्कोहल दोनों में, और E2 एलिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ आपको एल्किल हाइड्राइड में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो और इसमें ये एलिमिनेशन वाला पार्ट आपके इसमें 12th के NCERT में दिया हुआ है। तो मैं ये बार बार बोल रही हूँ कि देखो NCERT में आपके स्टेप वाइज सब चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन सीक्वेंस मैटर करता है ना यार, क्या पहले मतलब किस तरीके से आप कंप्लीट कर रहे हो। तो मैं यही बोलूँगी पहले पूरा मैकेनिज्म पार्ट कंप्लीट करो, देन चैप्टर में जंप करो। एक चीज़ और, ये शॉर्ट नोट्स इधर उधर से कलेक्ट करना बंद करो, ये सबका अपना तरीका होता है। जैसे ये चीज़ आपको पता होगा ना कि आपने आपका कौन सा वीक पॉइंट है और किस सब्जेक्ट में आज ज़्यादा टाइम दे रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है ना। तो मैं अगर मेरे तरीके से देखो तो मैं यही बोलूँगी फ्लो चार्ट के फॉर्म में कोशिश करो, चाहे वो नोट्स हो शॉर्ट नोट्स हो, दोनों को फ्लो चार्ट में बनाने की कोशिश करो, तो वो एक बेस्ट वे होता है। और ठीक है, कीप गोइंग, बेस्ट ऑफ लक।